नमस्कार दोस्तों। और आपको पता ही है कि रिसेंटली जो है एसएससी ने जो है नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं अपने, यानी बहुत जल्द आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। और एक आरटीआई का आंसर करते हुए जो है एसएससी ने जवाब दिया है कि इस बार के पेपर का जो लेवल रहेगा वो 2017 में जो लेवल था उसके सिमिलर आप लोगों का लेवल रहने वाला है। और सबसे ज्यादा बच्चों बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो होते हैं जीए और जीएस के सेक्शन को लेकर। तो आइए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में कि जीए और जीएस का जो सेक्शन है वो 2017 में उसका लेवल क्या था, और इस बार इससे आपको पता लग जाएगा कि लेवल आपका किस तरह का रहने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस विथ फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंज्यूमर्स इनकम। निम्न श्रेणी की वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ घट जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, वृद्धि, कमी, स्थिर या फिर दुगना। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? इंक्रीज यानी वृद्धि। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, निम्न श्रेणी की वस्तु, निम्न श्रेणी की वस्तु यानी कि आप कभी भी सस्ती चीजों का उपयोग कब करते हैं? जब आपकी इनकम कम होती है। लेकिन वहीं अब जब आपकी इनकम बढ़ जाए, है ना, आपकी सैलरी डबल हो जाए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप निम्न श्रेणी की वस्तुओं को छोड़ के जो है एक अच्छी वस्तुओं को पहनना या अच्छी वस्तुओं को खरीदना आप चालू कर देते हैं। तो अगर यहां पर बात की जाए निम्न श्रेणी की वस्तुओं की जो डिमांड है, वो उपभोक्ता की जब आय में वृद्धि होती है, जब इंक्रीमेंट होता है तो उसके साथ घट जाती है, याद रखिएगा। यानी आपकी अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो आप अच्छी चीजें खरीदना चालू कर दोगे बजाय निम्न श्रेणी की वस्तुओं के। कितना आसान सा आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गुड्स फॉर विच द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस इंक्रीजेस द एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज द इनकम डिक्रीज आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जिनकी मात्रा उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घट जाती है उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने है ना। आपका दिया जाएगा इंफीरियर गुड्स, है ना, नॉर्मल गुड्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों होगा वो हो जाएगा नॉर्मल गुड्स। तो यहां पर आप याद रखना नॉर्मल गुड्स। जब भी कभी आप देखेंगे वे वस्तुएं जिनकी मात्रा उपभोक्ता की इनकम बढ़ने पर बढ़ जाती है और इनकम घटने पर घट जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए दैनिक जीवन में आप एक चीज देखते होंगे, जब आपकी इनकम आती है, जब आपकी इनकम आती है, जब आपकी सैलरी आती है तो आप अपनी जरूरत की चीजों को खरीद के लाते हैं। जब 10-15 दिन सैलरी आए हुए जब 15-20 दिन हो जाते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी जो जरूरतों का सामान है वहां पर आप स्टॉप लगा देते हैं, याद रखिएगा। वैसे ही अगर आप देखें, यदि आपकी इनकम कम है या फिर इनकम अगर आपकी बंद हो जाए तो आप अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उसमें आप कटौती कर देते हो। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, अगर वो सामान्य सी चीजें होती है ना, नॉर्मल गुड्स होते हैं, जब वे वस्तुएं जिनकी मात्रा उपभोक्ता की इनकम बढ़ने पर बढ़ती हैं और घटने पर घट जाती हैं तो उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स is listed in the fill in the blanks list given in the 7th schedule in the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है यहां पर पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में शामिल है? तो आपको बताना है कि पशुओं के प्रति क्रूरता आपको बताना है कि किस सूची में शामिल है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यूनियन, सेकंड दिया है स्टेट, थर्ड दिया है आपका ग्लोबल और फोर्थ दिया है आपका कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखिएगा समवर्ती सूची। ठीक है, अब यहां पर आप याद रखना, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो 7th शेड्यूल होता है, 7वीं अनुसूची जो होती है, 7वीं अनुसूची में आपको 3 लिस्ट दी गई है। कितनी लिस्ट दी गई है? 3 लिस्ट दी गई है। तो आप याद रखना, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, है ना, एक होती है यूनियन लिस्ट, है ना, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, है ना, दूसरी क्या होती है? स्टेट लिस्ट। और अगर थर्ड की अगर यहां पर बात की जाए तो थर्ड जो होती है आपकी वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना। तो आप याद रखिएगा कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, आप याद रखिएगा। यानी केंद्रीय सूची, यानी केंद्रीय सूची
दूसरा होता है भाई राज्य सूची, और तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर बोला जाए एट प्रेजेंट टाइम पे यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, तो आप याद रखना आपके 100 विषय हैं। और अगर राज्य सूची में अगर बात की जाए कि स्टेट लिस्ट में आपके कितने विषय हैं, तो आप याद रखिएगा 61 विषय हैं। और आपसे बोला जाए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो आप बताइएगा 52 विषय है ना। केंद्रीय सूची मतलब जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है, राज्य सूची मतलब जिस पे राज्य सरकार कानून बनाने का उसको राइट्स होता है, और समवर्ती सूची, ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों को साथ में मिलकर, यूनियन को और स्टेट को, दोनों को साथ में मिलकर कानून बनाने का राइट्स होता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम की, तो यहां पर दोनों सरकारें मिलकर जो है आपस में कानून बनाने का काम करते हैं। तो यहां पर आपका कॉन्करेंट लिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला है fill in the blanks makes law on matters included in the union list and concurrent list। इनमें से क्या संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है? तो आपको बताना है इनमें से यूनियन और कॉन्करेंट दोनों सूची में शामिल मामलों पर कानून कौन बनाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और दूसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी की बात कर रहा है। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा लोकसभा। क्यों लोकसभा हो जाएगा भाई? यहां पर किसकी बात कर रहा है? यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, दोनों लिस्ट की बात कर रहा है ना। ये जो भी मामले होते हैं उस पे कानून बनाने का राइट्स जो होता है वो पार्लियामेंट को होता है। किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। तो यहां पर आप याद रखना पार्लियामेंट को होता है। किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। और पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, संसद की अगर मैं बात करूं, तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है। याद रखिएगा किससे मिलकर बनती है? तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक तो प्रेसिडेंट, एक तो हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। दूसरा हो जाता है आपका राज्यसभा, दूसरा क्या हो जाता है? राज्यसभा, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। और तीसरा होता है आपका लोकसभा, लोकसभा, है ना, लोकसभा। अब यहां पर खास तौर से देखा जाए इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लास्ट में सिग्नेचर करता है, लेकिन जो आप देखोगे सदन जो होती है वो राज्यसभा और लोकसभा होती है। अब यहां पर राज्यसभा नहीं दिया हुआ है। अब इन दोनों में से, इन तीनों चीजों में से हमें दिया क्या चीज है? तो हमें लोकसभा दी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहां पर राज्यसभा भी होना चाहिए था। क्लियर है? अगर लोकसभा की जगह अकेले राज्यसभा होता तो वो भी आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, है ना। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोलास इंस्क्रिप्शन, fill in the blanks was known as the land for the maintenance of school, है ना। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमियों की श्रेणी के अनुसार इनमें से किसे स्कूलों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है वेल्लन वागई, दूसरा है ब्रह्मदेव, तीसरा है शालभोग, और चौथा है देवदान। तो राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शालभोग, है ना, शालाभोग। तो यहां पर आप याद रखना शालाभोग का मतलब क्या होता है। शालाभोग का मतलब होता है जो स्कूल विद्यालय होते थे उनका जो मेंटेनेंस होता था, उनका जो मेंटेनेंस होता था उसे कहा जाता था शालाभोग। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपसे यहां बोला जाए ऑप्शन एक में क्या दिया हुआ है? वेल्लन वागई। तो वेल्लन वागई की अगर आपसे बात की जाए तो ये क्या होता है? जो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाले, ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण नहीं है, है ना। तो आप याद रखना गैर ब्राह्मण जो थे ना, गैर ब्राह्मण जो थे, है ना, गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दान होता था, भूमि दान होता था, तो उसे क्या कहा जाता था? वेल्लन वागई। और ब्राह्मणों को भूमि दान की अगर बात की जाए, ब्राह्मणों को अगर भूमि दान की बात की जाए, ब्राह्मणों को अगर दान, भूमि दान की बात की जाए, तो आप यहां पर याद रखिएगा वो किस में आ जाएगा आपका? वो ब्रह्मदेव में आ जाएगा। और देवदान मतलब यहां पर मंदिरों को भूमि दान की बात की जाती है। ठीक है, मंदिरों को भूमि दान की बात की जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए, राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट का नाम क्या था? यानी कि जो आपने देखा होगा कि राजकुमार सलीम जो थे उनके जब वो सम्राट बने तो उनका नाम क्या पड़ा? आपको बताना है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन सी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जहांगीर हो जाएगा। याद रखिएगा।
अकबर की मृत्यु जब हुई थी, तो आप याद रखना, अकबर की मृत्यु जब हुई थी यानी 1605 में, तो 1605 में ये गद्दी पर बैठ गए थे, इनका कोरोनेशन हो गया था। और आप देखेंगे कि 1627 तक जो है ये जहांगीर जो है गद्दी पर बैठे, है ना। कब तक बैठे? 1627 तक बैठे। तो ये आप लोग याद रखना। तो भविष्य के सम्राट कौन है? जहांगीर थे, आप याद रखना। सलीम इनके इनके बचपन का नाम था, ये बात याद रखिए। इसके बाद इनके जो एक पुत्र हैं गद्दी पर बैठे थे, जिनका नाम था जो है शाहजहां। ठीक है, तो गद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने अपना नाम शाहजहां रखा था, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो खुर्रम उनका नाम था, उन्होंने शाहजहां अपना नाम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? फिल इन द ब्लैंक्स इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। एक है इरोजन, दूसरा है वेदरिंग, तीसरा है एट्रीशन, या चौथा है एब्रेजन। तो आपको बताना है राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वीदरिंग, यानी अपक्षय। याद रखिएगा, आपसे क्या बोला है? पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर चट्टानों का टूटना। अब अर्थ के सरफेस पर चट्टानें टूटती क्यों हैं? जब चट्टानों पर बाहरी इफेक्ट पड़ते हैं। याद रखिएगा, धरती के अंदर चट्टानें क्यों टूटती है? जब भूकंप, अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनोस जब निकलते हैं, तो ये रीजन होते हैं धरती के अंदर की चट्टानों को टूटने का। लेकिन धरती के सरफेस की बात कर रहा है, पृथ्वी के सरफेस की बात कर रहा है, तो सरफेस में क्या होता है? सरफेस पर जो है बाहर के रीजन्स होते हैं। जैसे आप देखोगे तूफानों का चलना, बारिश का होना, है ना, इन सब चीजों के कारण, और तापमान यानी कि सनलाइट का पड़ना, जिससे टेम्परेचर भी मिलता है उनको, है ना, बारिश के कारण पानी मिलता है, हवाओं के कारण, हवाओं के थ्रू। तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है? इरोजन होता है, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का इरोजन होता है। और धीरे धीरे जब कई साल गुजर जाते हैं, कई करोड़ साल गुजर जाते हैं, तो यही चट्टान इरोड हो के क्या बन जाती है? मिट्टी भी बन जाती है। तो सॉइल का फॉर्मेशन भी हो जाता है इससे। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा? आपका वीदरिंग या फिर अपक्षय कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स where row of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover is called। तटीय और शुष्क क्षेत्र में मिट्टी संरक्षण की वह विधि जहां हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन बच्चों यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं। एक मल्चिंग कहा जाता है, दूसरा कंटूर बाधाएं, तीसरा है रॉक डैम, और चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, है ना। आपने कई बार आपने देखा होगा कि जो सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे आपने देखा होगा लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं। इस तरह से आपने किनारे देखा होगा, बिल्कुल लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं, लाइन से पेड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि इस साइड में अगर बड़े बड़े पेड़ अगर लगा दिए हैं, तो उसका रीजन होता है यहां से आने वाली हवाओं को रोकना। अब ये हवाएं अगर इस साइड आएंगी, तो भाई आपने देखा होगा कि इन हवाओं की वजह से काफी फसलों को भी नुकसान हो जाता है, और बहुत सी मिट्टियां जो है उड़ के चली जाती हैं। तो इस तरह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ती हैं। तो इसके लिए एक जो है चीज का उपयोग किया जाता है, इसका नाम है सोल्टर बेल्ट्स। ठीक है, अब रॉक बांध का इस्तेमाल, रॉक डैम का इस्तेमाल डैम बनाने के लिए किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कंटूर बाधाओं की अगर मैं बात करूं, तो कंटूर बाधाएं, कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं? पत्थर के एक तरह की बाउंड्री बना दी जाती है, पत्थर की बाउंड्री बना दी जाती है, जो कि हवा को थोड़ा सा रोकने का, स्लो करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह की मेथड्स का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जैविक नाम आमतौर पर किस भाषा से लिए जाते हैं? तो आपने देखा होगा, जब बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो किसी का भी बॉटनिकल नेम लिया जाता है तो वो लैटिन भाषा में होता है। किस भाषा में होता है? लैटिन भाषा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड। तो आपको बताना है, रोडोफाइसी वर्ग के सदस्य आमतौर पर क्या, कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो यहां पर आप याद रखिएगा, ये कहलाते हैं आपके रेड, यानी कि लाल शैवाल कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, लाल शैवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला है, ऑरेलिया मेडुसा और एडामसिया पॉलिप किस संघ के उदाहरण हैं? तो यहां पर आप लोगों को बताना है भाई, किस संघ के, किस ग्रुप के ये जो है आपको बताना है, एग्जाम्पल है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, संघ निडारिया,
है ना, संघ निडारिया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, 2017 में पूछे गए थे। और लोगों का ऐसा कहना है कि 2017 का जो पेपर था वो टफ आया था, लेकिन आप याद रखिएगा पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता। यदि आपने बेहतर पढ़ाई की हुई है तो आप याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन हो, जिस भी टॉपिक से हो, वो आपका जो है टफनेस उसकी डिस्टर्ब आपको नहीं करेगी। जब कोई मशीन चलाई जाती है तो ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। यह गर्मी किसके कारण होती है बताइए? बर्निंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और कंबशन के कारण, या फिर लुब्रिकेशन के कारण। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, जब कोई भी मशीन चलती है, कोई भी मशीन हो, एक्स वाई जेड, कोई भी किसी भी तरह की मशीन हो, और वो जब चलकर जब गर्म होती है तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है फ्रिक्शन। याद रखिएगा फ्रिक्शन। आप मशीन की ही बात क्यों, आप अपने हाथों की बात कर लो। हाथों को जब आपस में फ्रिक्शन जब आप करोगे तो आपकी हाथ की हथेलियां भी गर्म होगी। तो उसके गर्म होने का रीजन एक्चुअली में होता क्या है? वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आपतित किरण किस घटना बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में हो, तो आपको बताना है कि ये क्या बनता है ना? द इंसिडेंट रे, the fill in the blanks at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा नॉर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा रहे थे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से क्या हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है? तो आपको बताना है इनमें से क्या है माइक्रोसॉफ्ट में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि आप जो कुछ भी वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उसको दाईं ओर ले जाते हैं, यानी कि राइट साइड में अगर आप ले जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? तो यहां पर आप याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका यहां पर हो जाएगा इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंडेंट यानी इंडेंट बढ़ाएं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब आप राइट साइड ले जाते हैं तो आप याद रखिएगा इंक्रीज इंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, है ना। अगला है ब्लू विट्रियोल निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसके बारे में पूछ रहा है? ब्लू विट्रियोल के बारे में पूछ रहा है। इनमें से किसका दूसरा नाम है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने, कॉपर सल्फेट का, ऑक्सीजन का, कॉपर का, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आपको बताना है भाई राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। क्या आंसर हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? माचिस की डिब्बी की घिसने वाली सतह पर पिसा हुआ कांच और थोड़ा लाल क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, जब आप माचिस को आप जलाते हैं तो माचिस को जलाते समय वो जिस पर फ्रिक्शन आपको करना होता है माचिस की तीली को, उस पर क्या लगा होता है? तो आप याद रखना कांच के पाउडर के साथ साथ उसमें फॉस्फोरस होता है। याद रखिए क्या होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। और ये रेड फॉस्फोरस आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉस्फोरस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था, कुछ जीव विभिन्न तापमानों की विस्तृत श्रृंखला में जीवित रह सकते हैं और फलते फूलते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्रिव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑस्मोटिक, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, या फिर हाइड्रोथर्मल। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यूरीथर्मल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूरीथर्मल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखिए केंद्र सरकार की इनमें से कौन सी योजना भारत के सभी स्टेट, सभी राज्यों, राज्य क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंध को मजबूत करती है? तो आपको बताना है इसमें से वो कौन सी स्कीम थी, है ना। तो उड़े देश का आम नागरिक, है ना। ऑप्शन बी है आपका ऊर्जा गंगा, ऑप्शन सी है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ऑप्शन डी है आपका नमामि गंगा योजना। तो आपको बताना है भाई इसमें राइट आंसर आपका क्या था? तो आप यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो याद रखें एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है हु इन्वेंटेड वेल्क्रो।
आपसे अगर पूछा जाए तो वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, तो आप यहां पर याद रखना जॉर्ज डी मेस्ट्रेल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज डी मेस्ट्रेल। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोगों से एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं। यहां पर जो टफनेस है वो देखिए। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, उस समय के करंट अफेयर्स का था, ठीक है। तो यहां अभी का कोई करंट अफेयर्स इस तरह का हो सकता है। 2018 में होने वाली फीफा जो वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश है, तो आपको बताना है कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने किया था। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी रशिया ने किया था, और रशिया ने पहली बार ये मेजबानी की थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार वॉज बिल्ट बाय हुमायूं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अशोक या फिर नरसिंह। तो आपको बताना है कि किसने चार मीनार का निर्माण किया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चार मीनार का जो निर्माण है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। तो ये चार मीनार आपको कहां पर देखने मिलती है प्यारे बच्चों? आपको हैदराबाद की चार मीनार आपको देखने मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैन्य अलंकरण बहादुरी, साहसिक कार्य और युद्ध के मैदान से दूर आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो कौन सा ऐसा अवार्ड है जो इन सब चीजों के लिए किया जाता है? तो आप यहां पर याद रखना प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन आसान मिल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं। यानी कि डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता बच्चों, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। सारी चीजें आती है ना। बस यहां पर प्रैक्टिस आपने कितनी की है ये जो है देखना होता है। तो भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा किस दूसरे देश के साथ साझा करता है? तो भारत के अलावा अगर बात की जाए, बांग्लादेश किस और देश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहां पर आपको बताना है चाइना के साथ करता है कि नहीं करता चाइना के साथ, लाओस के साथ करता है क्या? नहीं करता लाओस के साथ, भूटान के साथ अगर बात की जाए तो भूटान के साथ भी नहीं करता। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा म्यांमार। तो किसके साथ में करता है? म्यांमार के साथ में करता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन थे जो मैंने यहां पर आपको डिस्क्राइब किया, तो जिससे आपको पता चल सकता है कि 2017 में जो जीए जीएस का पेपर पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, उसका लेवल क्या था, और इस बार 2025 में आपको लेवल अपना क्या रखना है। क्योंकि एसएससी का यही स्टेटमेंट था कि 2017 के टफनेस लेवल को देखते हुए हम इस बार वो जो है अप्लाई हम करेंगे 2025 में। तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, इससे आपको अंदाजा एक हो जाएगा, है ना। तो जिन बच्चों ने यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ में टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं समय समय पर टेलीग्राम में लाइव भी आता हूं, और मेरे द्वारा जो वाईटी पे जितना भी यूट्यूब पे सेशन लिया जाता है उसका जो भी पीडीएफ है वो इसी में दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।